हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो कूलम्ब्स लॉ चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि ये फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊँगा मैं। तो मैं एक एक चीज़ डिटेल से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जो ये लेक्चर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारे YouTube पे एक मैथमेटिकल गुरुजी का करके चैनल है, उस चैनल के थ्रू मैं ये रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ और ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा आज का टॉपिक है ये फर्स्ट टॉपिक है और इसमें मेरे को कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाना है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता दूं। तो जो ये टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फर्स्ट टॉपिक है जो क्लास 12th में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड में एक वर्ड है जो वर्ड है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और एक वर्ड आपको दिख रहा होगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट या स्टेशनरी। यानी फिजिक्स की इस ब्रांच में चार्ज रेस्ट में रहेगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जहां से चार्ज मूव करने लगेगा, मूविंग चार्ज के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, वो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। फिर आपने अपने क्लास में लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि करंट के कारण मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है, तो वो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। यानी एक सीक्वेंस है, पहले हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कम टाइम वेस्ट करते हुए बिल्कुल जो टॉपिक की मेन चीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ज से। तो चार्ज क्रिएट करने के कई प्रोसेस होते हैं, फ्रिक्शन यानी रब करके, इंडक्शन, कंडक्शन। मेथड चाहे कोई भी हो, बॉडी पे चार्ज दो ही तरीके का आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ चार्ज। चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा यानी जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया चार्ज किसी भी मेथड से प्रोड्यूस करा जा सकता है, कर सकते हो आप, चाहे वो फ्रिक्शन का मेथड हो, चाहे वो इंडक्शन का मेथड हो, चाहे वो कंडक्शन का मेथड हो। दो ही तरीके का चार्ज प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये चार्ज किस तरीके के होते हैं, जो चार्ज का जो बंडल और पैकेट होता है वो किस तरीके का होता है। तो चार्ज के बंडल या पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरीके का होता है, इनके चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले साइंटिस्ट मिलिकन थे। मिलिकन ने ऑयल के ड्रॉप के ऊपर फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस किया और उस चार्ज को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा और वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है।
यदि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर +1 ही चार्ज आएगा, इसने 1 गेन किया तो -1 ही चार्ज आएगा। यदि इस बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +10 ही चार्ज आएगा, इसने गेन किया तो -10 ही आएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बॉडी पर 10.5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा। यानी आपने पढ़ा होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो Q = NE के फॉर्म में होता है और इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब भाई ये N क्या है? N पॉजिटिव इंटीजर है, N का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था मिलिकन। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप पर फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस करके इसको प्रूफ करा था और इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटा का मतलब होता है बंडल या पैकेट्स, यानी चार्ज के बंडल और पैकेट्स में जो चार्ज होता है वो Q = ±NE के फॉर्म में होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और यहाँ पर N क्या है? where N = 1, 2, 3 and so on and E क्या है? E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जिस चीज को आपको लिखना है, यदि कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हेडिंग डाल लेना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इस हेडिंग में ये लिखना है कि ऑन एनी चार्ज्ड बॉडी, ऑन एनी चार्ज्ड बॉडी चार्ज इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार तेजी से रिपीट कर रहा हूं। ऑन एनी चार्ज बॉडी चार्ज इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख लेना, Q = ±NE। N पॉजिटिव इंटीजर है, ये मैं बता चुका हूं। E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब थोड़ा E के बारे में बता देता हूं। E क्या है? E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको मालूम होगा। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका एक और चीज से इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जिसको प्रैक्टिकली हमने डिस्कवर कर रखा है। वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज को 3 तरीके से बोला जाएगा। एक तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एलिमेंट्री चार्ज और थर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया और 2 तरीके का चार्ज बताया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर से तेजी से बता रहा हूँ, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन में चार्ज जो होता है Q = ±NE के फॉर्म में होता है और E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की यूनिट्स के बारे में बात करता हूँ। और चार्ज की यूनिट तो बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक 3 यूनिट की मैं बात करूंगा। तो जब आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया था। कौन से पार्ट्स? एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी।
आपने जब क्लास 11th में एसआई सिस्टम पढ़ा होगा तो उस एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन उस फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज नहीं है। करंट तो है, टाइम तो है, लेकिन चार्ज नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और I फंडामेंटल क्वांटिटी है, T भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट चार्ज इज डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव हो रहा है। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब किससे डेराइव हो रहा है? करंट और टाइम से। तो एसआई सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब आपको ये समझ में आ गया होगा इतना लिखने से कि एसआई सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है ये एम्पियर सेकंड होता है, और इसी को हम कूलम के नाम से भी जानते हैं। इसी को कूलम के नाम से भी हम जानते हैं। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हुआ तो करंट का डायमेंशन A होता है और टाइम का डायमेंशन T होता है, यानी जो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो AT होगा। A फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो चार्ज का जो मैं फर्स्ट यूनिट बताने जा रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इन एसआई सिस्टम, जो मैंने यहां समझाया वही लिख रहा हूं। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड, और इसी को हम लोग कूलम भी कहते हैं। इसी को कूलम कहते हैं। और जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो AT लिखेंगे। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, आपको मालूम है, बट ये बेसिकली होता क्या है? एम्पियर सेकंड होता है। अब दूसरी यूनिट मैं CGS सिस्टम में बता रहा हूं। CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट ESU होता है। इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज E.S.U। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस ESU को हम फ्रैंकलिन से भी जानते हैं, यानी CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट फ्रैंकलिन भी होता है। अब बात आती है कि एक ESU में या एक फ्रैंकलिन में कितने कूलम्स होंगे, तो मैं उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं। चाहे आप 1 ESU की बात कर लो या 1 फ्रैंकलिन की बात कर लो, उसमें जो कूलम्स में वैल्यू होता है वो 3.336 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम होता है। तो मैंने आपको चार्ज की पहली यूनिट बताई एसआई सिस्टम में, एम्पियर सेकेंड। उसको किससे जानते हैं? कूलम से जानते हैं। चार्ज की CGS सिस्टम में यूनिट क्या बताया? ESU बताया, या फिर स्टैट कूलम बताया, या फिर फ्रैंकलिन बताया, और ये भी बताया कि एक ESU में, एक फ्रैंकलिन में कितने कूलम चार्ज होते हैं। अब बात थोड़ी सी फिजिक्स से हट करके केमिस्ट्री की कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। 1 मोल में कितने चार्ज होते हैं ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है
उसमें हमारा चार्ज का एक यूनिट होता है फैराडे मूल कॉन्सेप्ट में, और 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो चार्ज की मैं जो तीसरी यूनिट बता रहा हूं वो तीसरी यूनिट मैं फैराडे बता रहा हूं, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। मैं अभी इन्हीं 3 यूनिट को बेसिकली मैं बता रहा हूं, एक एसआई सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम, और एक जो आप मूल कॉन्सेप्ट यूज करते हो फैराडे। और फ्रैंकलिन चार्ज का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। अब इन तीनों यूनिट के बारे में जरा आप देखिए, यहां पर यदि आप कूलम की बात करो तो 1 कूलम तो भाई 1 कूलम भी होगा। 1 ESU या 1 फ्रैंकलिन की बात करो तो 1 ESU और 1 फ्रैंकलिन में 3.336 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम है। ये काफी छोटा कूलम दिख रहा है। और 1 फैराडे में 96,500 कूलम दिख रहा है। ये बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है, वो फैराडे होती है, और चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फ्रैंकलिन होती है। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। हमने आपको बताया कि जो सबसे स्मॉल पॉसिबल चार्ज जिसको प्रैक्टिकली आज तक डिटेक्ट करा गया या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन हमारे फिजिक्स में कहीं ना कहीं इस बात का भी डिस्कशन है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है जिसका नाम क्वार्क देंगे, बट वो प्रैक्टिकली अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। हाँ, ऐसा डिस्कशन है। उससे भी छोटा निकालेंगे तो स्टिंग होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं कि ऐसी चर्चा है बट प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है। क्वार्क का डिस्कशन, यानी कहना लोगों का ये कि इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉल पॉसिबल चार्ज है और उसका नाम क्वार्क दिया जाएगा या क्वार्क दिया गया है, बट प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है। तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई मॉलिक्यूल से स्मॉल एटम होता है, एटम को भी पार्ट में डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनाए हैं और कई एटम से मॉलिक्यूल बनाए। तो लोगों ने पूछा कि भाई यदि क्वार्क इलेक्ट्रॉन से स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बना होगा, प्रोटॉन भी क्वार्क से बना होगा और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना होगा। तो इसका लॉजिक क्या है समझिएगा। तो लोगों ने कहा हाँ भाई ऐसा तो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन से स्मॉल क्वार्क है तो इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बना होगा, प्रोटॉन भी क्वार्क से बना होगा। और इसका डिस्कशन थोड़ा एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में भी है। तो जो क्वार्क होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अप क्वार्क, अप क्वार्क U इज इक्वल टू +2e/3, और एक है डाउन क्वार्क, एक है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क D -e/3। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन से स्मॉल यदि क्वार्क है तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से बना होगा, प्रोटॉन भी क्वार्क से बना होगा और न्यूट्रॉन में भी क्वार्क होगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करा गया? जैसे प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +e होता है। अब +e का मतलब जो प्रोटॉन है ये 2 डाउन और 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना है। अब देखो भाई, एक अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है +2e/3, दूसरे अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है +2e/3, डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है -e/3। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 3e/3 आएगा, सॉरी, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो +e आएगा और ये प्रोटॉन का चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -e। अब इसका कैसे, ये 3 डाउन क्वार्क से बना हुआ है,
इस डाउन क्वार्क का वैल्यू -e/3, इसका भी वैल्यू -e/3 और इसका भी वैल्यू -e/3, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो -3/3 आएगा और ये माइनस ही आएगा। चलो ठीक है, प्रोटॉन का तो प्लस ही आ गया, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही आ गया। अब भाई न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप और 2 डाउन से बना होता है। 1 अप का मतलब 2e/3, डाउन का मतलब -e/3 और ये भी -e/3। आप यदि ध्यान से देखना तो ये कट के 0 आ जाएगा और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। बट एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है तो आप इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे, क्वार्क नहीं बताएंगे। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है। अब ये मैंने आपको क्वार्क का डिस्कशन बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें एक वर्ड है प्रिंसिपल, वो तो आपको मालूम है, कंजर्वेशन। कंजर्व होने का मतलब डिस्ट्रॉय ना होना। तो जैसा कि सारे बच्चे रटते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रट डालते, उसमें क्या है कि बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स सेम। ये इंपॉर्टेंट है, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑफ एनी सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी कंजर्व रहती है, टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। और ये जो टोटल वैल्यू है ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी, लेकिन यदि वो 1 लाख भी हो सकता है। यदि वो 10 है तो 10 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हो, कुछ बच्चे आगे वाली बेंच पर हैं, कुछ पीछे वाली, कुछ बीच वाली बेंच पर बैठे हैं टोटल। आपकी इच्छा होगी कि थोड़ी देर बाद हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, आपने चेंज कर लिए, लेकिन तब भी ऐड करोगे तो 10 ही आएगा। आपने क्या करा, पोजीशन चेंज करा, लेकिन टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब मेरे एग्जांपल से समझ में आ गया हो कि ये 100 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है, बट जब आप सिस्टम का टोटल चार्ज निकालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। यदि इस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल की बातें करनी हो तो मान लो कि जैसे एक सिस्टम है, यहां पे मान लीजिए यहां पर एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में 3 बॉडी है A, B, C। इस पर मान लीजिए 100 कूलम चार्ज है, इस पे 75 कूलम है, इस पर -50 कूलम है। आपस में किसी से इलेक्ट्रॉन हटा होगा, किसी पर गया होगा, कुछ चेंजेज आए और इस तरीके से फिर सिस्टम फॉर्म हो गया कि A पे चार्ज आ गया 200 कूलम, B पे चार्ज आ गया -70 कूलम और C पे निकालना है, इसका हमें अता पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है कि टोटल चार्ज में कोई चेंज होता नहीं है, तो आप इन तीनों चार्ज को ऐड करके आप इक्वेट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैंने जो अभी तक जो डिस्कशन करा वो चार्ज की टाइप्स में करा, स्मॉलेस्ट चार्ज के बारे में करा, यूनिट के बारे में करा, उनके कंजर्वेशन की प्रिंसिपल के बारे में बात करा। अब जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होती है फिजिक्स की 12th में, जिसको हम सीरियसली लेते हैं, वैसे लेना तो इनको भी चाहिए, और आगे वाले लेक्चर में मैं चार्ज कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक जो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और टीचर भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं वो है कूलम्स लॉ। तो मैं आपको कूलम्स लॉ के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा सिस्टम में चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड होता है और उसी को हम कूलम के नाम से जानते हैं, जिसको हम कूलम भी कहते हैं। उन्होंने इस लॉ को दिया था
काफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद वो इस लॉ पर पहुंचे थे और एक लॉ दिया जिसका नाम हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पर सबसे पहले तो कूलम्स लॉ लिखूं और फिर उसके बारे में आपको समझाऊं। अब ये जो कूलम्स लॉ है, दो चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स का लॉ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ये दो चार्ज हैं और इन दोनों चार्ज की सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस r है। अब ये बात है कि ये चार्ज है Q1 और Q2, तो पहली बात तो ये कि भाई चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है। और कूलम ने देखा कि यदि ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, लाइक का मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं यानी रिपेल हो रहे हैं। यदि ये दोनों नेगेटिव हैं यानी दोनों लाइक हैं तो भी दूर भाग रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया इससे कि लाइक चार्जेज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और सेकेंड नेगेटिव है तो ये देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कि चार्ज पास आ जाते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो पहली बात तो इस एक्सपेरिमेंट से इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने लॉ दिया कि ये जो फोर्स लगते हैं वो किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यदि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, पहले मैं आपको थोड़ी बात समझा दूं, वो पहले चार्ज की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी पहले चार्ज की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। यानी पहला एक्सपेरिमेंट तो इस पर था कि यदि इसको इंक्रीज करा डिक्रीज करा तो फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। फिर Q2 पे था कि यदि इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज करा तो उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। फिर एक्सपेरिमेंटली देखा कि यदि ये चार्ज दोनों पास आ जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे ये चार्ज दूर जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू कम होने लगता है। तो किस तरीके से वैरी होता है, तो उन्होंने ये देखा कि जो ये फोर्स है वो रेसिप्रोकल टू आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1/r² के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा और डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा और डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगा। अब बेटे इन्हीं को कंबाइन करके उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या लिखा गया कूलम्स लॉ में, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देखिएगा। मैं लिख रहा हूं इसलिए कि थोड़े से इससे मैं कीवर्ड्स निकालूंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मीन्स कूलम्स लॉ, electric force acting between two static point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them. तो बेटा जो मैंने कूलम्स लॉ बोर्ड पे जो ये समझाया उसी को मैं यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखा हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या लिखा हूँ।
According to this law, electric force acting between two static point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them लिखा हुआ है। और इसी को मैंने ये लिखा कि फोर्स जो होता है चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब इस साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसके इज इक्वल टू दिस K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। भाई इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब भाई आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू याद करना तो बहुत आसान है, कभी कभी बच्चों को ना ये यूनिट याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर एक काम करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ अलग लिख लो, ये आ जाएगा F × R स्क्वायर, और ये आ गया Q1 × Q2। अब भाई आप देखो फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन, जो मैं यहाँ लिखा। ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलम × कूलम पर कूलम स्क्वायर। तो यूनिट याद करना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू भी याद हो जाएगा और यूनिट भी याद हो जाएगा। ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12। अब चूंकि ये अपॉन में होता है तो यूनिट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू। अब बात ये आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई सिस्टम में जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो भाई इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होती है? 1 होती है। सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई की वैल्यू 1। हम न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलम की जगह पर फ्रैंकलिन स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कूलम्स लॉ। अब देखिए आपने कूलम्स लॉ लिख लिया होगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात में बेसिक चीजें और आता हूं। जब बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा जरा कूलम्स लॉ सुनाओ, तो बच्चे क्या कहते हैं? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। लेकिन मैंने क्या यहां पे लिखा? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। कुछ सोच करके मैं लिखा हूं, या बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखा हूं, स्टैटिक पॉइंट चार्जेज, ये कीवर्ड्स हैं, स्टैटिक एंड पॉइंट। तो मैं इन चीजों का डिस्कशन लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में करूंगा। तो इन पॉइंट से मैंने कूलम्स लॉ के लिमिटेशन लिखवा रहा हूं। तो अब आपको हेडिंग डालनी है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ।
आप लो हेडिंग डाल लो, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं यहां पर थोड़ा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ का डिस्कशन करा रहा हूं कि कूलम्स लॉ के भाई लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इसमें पहला लिमिटेशन है कि चार्जेज स्टैटिक होने चाहिए। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि चार्जेज शुड बी स्टैटिक। ये फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो चार्जेज होने चाहिए वो स्टैटिक होनी चाहिए। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? सेकेंड लिमिटेशन है कि चार्जेज शुड बी पॉइंट। चार्जेस शुड बी पॉइंट। अब भाई ये पूछा जाए कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो आप बताओगे बहुत छोटा चार्ज होता है। ऐसा नहीं होता है। ये एक कंपैरिजन के बेसिस पर इस टर्म का नाम दिया जाता है पॉइंट चार्ज, रिलेटिव टर्म से। कैसे? मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज की कोई ना कोई डायमेंशन, कोई ना कोई रेडियस होगी। मान लो इसकी रेडियस r डैश है और ये दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस है यार। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये r डैश है, दिस इज मच मच स्मॉलर देन r, और इस केस में चार्ज को पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो मैंने जो समझाया उससे आपको ये समझ में आया होगा कि पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज मच ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ चार्ज, और उस केस में चार्ज को पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो मैंने कूलम्स लॉ का फर्स्ट लिमिटेशन बताया कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। सेकेंड बताया कि जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन ऑफ जो चार्ज है, दिस इज मच मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। और तीसरी लिमिटेशन है कि दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यदि आपको लिखना है तो लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज मस्ट नॉट बी लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर। तो कूलम्स लॉ का मैंने लिमिटेशन लिखवाया कि चार्जेज स्टैटिक होनी चाहिए, चार्जेज पॉइंट होनी चाहिए, दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये कूलम्स लॉ का लिमिटेशन था। अब थोड़ी बातें ध्यान से सुनने वाली है। जो कूलम्स लॉ दिया गया, कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है। अब ये फोर्स किसके बीच में लगता है? दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगता है। नेचर क्या होता है? अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। तो मैं कुछ चीजों को आपको बता रहा हूं। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, और आपने पढ़ा होगा कि पूरे फिजिक्स में वेक्टर के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब आप क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने एक चैप्टर वेक्टर पढ़ा होगा। अब बहुत बच्चे वेक्टर चैप्टर को, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ के रट लेते हैं और आगे भूल जाते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर एक मैथमेटिकल टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में यूज होता है, और उस कैलकुलेशन का यूज हमें पूरे फिजिक्स में करना है। बट कहाँ करना है? जहां जहां आपको पूरे फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि हमें इस कैलकुलेशन को पढ़ाए गए वेक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग ही करना है। यानी कहने का मतलब कि जो मैं कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूं, ये फोर्स पढ़ा रहा हूं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो वेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे।
तो ये तो बात समझ में आ गई हो कि हम फोर्स निकालने का मतलब कैलकुलेशन किसका करेंगे, स्केलर का या वेक्टर का? वेक्टर का। मैं बताऊंगा और चीजें, लेकिन पहले मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की बात कर लेता हूं। तो अभी तो मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं, वैसे कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन मैं अभी दो जनरल वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं, लास्ट के लेक्चर में पोजीशन वेक्टर का फॉर्म भी बता दूंगा आपको। तो आप देखो यहां पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टेप वाइज रिकॉर्ड करूंगा, पहले बोर्ड के लिए, फिर नीट के लिए और फिर जेई के लिए, बिल्कुल अलग अलग, ताकि बच्चों को अलग अलग कंटेंट मिले। बट मैं आपको यहां पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगा दो, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। यहां पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां पर आर कैप आ गया यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो राइट साइड भी वेक्टर हो गया और लेफ्ट साइड भी वेक्टर हो गया। जब कूलम्स लॉ को इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो चार्ज को साइन के साथ लिखना, बट यहां पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, अदरवाइज यदि कहीं एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो चार्ज को साइन के साथ लिखना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर होता है। जब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। इसी पर मैं कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर भी बताऊंगा, बट अभी यही बता रहा हूं। जब आप एग्जाम देते हो और पूछा जाता है कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो आप ये लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, ये लिखोगे तब भी। मैं तो भाई बच्चों को बोलता हूं कि दोनों लिख दो, एक ही स्टेप का फर्क है, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस कूलम्स लॉ को जो टॉपिक पढ़ाया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है वो देखिए, आज ज्यादा नहीं थोड़ी चीजें डिस्कस करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा इससे छोटे छोटे काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि यदि इस तरीके से मैं लिख देता हूं तो बच्चों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और याद कर ले जाते हैं और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर भाई आप देखो ये Q1 है और ये देखो Q2 है, मैंने ये बता चुका हूं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इनके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको हम K से भी लिखते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, पहले देखो यदि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और ये नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यदि ये निगेटिव है और ये निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव होगा, और इसमें भी नेचर ऑफ फोर्स कैसा मिलेगा, रिपल्सिव मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेचर ऑफ फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। तो इफ Q1 into Q2 is greater than 0 then nature of force is repulsive। फिर इसी में दूसरी बात, ये A पॉइंट, B पॉइंट क्या है कि यदि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो भाई पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, यानी इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो आपको समझ में आ गया Q1 इंटू Q2 यदि ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव होगा और लेस देन 0 है तो अट्रैक्टिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, यानी ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ मूव कराएगा, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा। इसको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोलते हैं, इसको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यदि इस फोर्स की बात करो तो ये K इसकी जगह पर आया है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसने इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, इस तरफ ले जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यदि इस वैल्यू को देखें तो ये भी वैल्यू क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, जितनी वैल्यू F21 की आ रही है उतनी ही वैल्यू F12 की आ रही है, यानी Q1 ने जितना फोर्स Q2 पे लगाया Q2 ने भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों फोर्स का रेशियो निकालो तो आपको दिख रहा है 1:1 आएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि Q कूलम ने 9Q पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 9Q कितना लगाएगा, वो भी 10 न्यूटन लगाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपको, दूसरी पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, यानी जितना फोर्स Q1 ने लगाया उतना ही फोर्स Q2 ने लगाया। दूसरी बात, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो इस फिगर में 2 चार्जेज हैं, यानी ये 2 चार्ज का सिस्टम है और इस पूरे फिगर में आपको 2 ही फोर्स दिख रहे हैं, F21 इस डायरेक्शन में और F12 इस डायरेक्शन में। तो यदि इस सिस्टम का आप नेट फोर्स निकालोगे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो भाई नेट फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड माइनस F21 का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 0। यानी जब 2 चार्जेस का सिस्टम होता है तो नेट फोर्स 0 होता है। और आपने पढ़ा होगा ये सिस्टम का नेट फोर्स 0 होता है तो भाई मोमेंटम कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर मोमेंटम कंजर्व है। क्या कंजर्व है? मोमेंटम। क्यों कंजर्व है? क्योंकि इस चार्जेज के सिस्टम का नेट फोर्स क्या है? 0। और जब ये नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम इज कंजर्व। तो आप लिख लेना कि सिंस नेट फोर्स 0 देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व। अब मान लो इस चार्ज का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, इस चार्ज का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। इस पर भी न्यूमेरिकल आए तो करा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि F12 और F21 का रेशियो 1:1 होता है। 2 चार्जेज का सिस्टम है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि यदि इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसने भी इस पर फोर्स लगाया, यानी ये जो फोर्सेज है ना ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। किसको ओबे करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि जो F12 का वैल्यू होता है यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होता है, वही वैल्यू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है। इनका रेशियो 1:1 होता है।
बच्चों आज का जो लेक्चर है वो मैं इतना ही, तो मैं इस लेक्चर को रोकने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा उसके लिए। थैंक यू।